प्यारे दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल रियल ज्ञान विथ आरकेजी में। दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी के लिए लाया हूं एक प्रसिद्ध उपन्यास जिसका नाम है मैला आंचल। यह जो उपन्यास है वह बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है और फणीश्वर नाथ रेणु जी ने इस उपन्यास को लिखा है। और यह जो उपन्यास है दोस्तों वह गोदान के बाद दूसरा महत्वपूर्ण उपन्यास के रूप में जाना जाता है। और इस उपन्यास में आंचलिकता से भरपूर है ये, अर्थात यह एक प्रकार का आंचलिक उपन्यास है। तो इसमें हम कथासार का अध्ययन करेंगे। इसके कथासार को हम बहुत ही अच्छे तरीके से जानेंगे। जिस प्रकार गोदान और बाणभट्ट की आत्मकथा का कथासार मैंने बहुत ही डिटेल में बताया है, उसी प्रकार मैला आंचल के कथासार को मैं बहुत ही डिटेल में आपको बताऊंगा। तो इसके पहले दोस्तों कथासार पढ़ने से पहले हम प्रस्तावना को देख लेते हैं, जिसमें हम इस उपन्यास की विशेषता और रेणु जी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो फणीश्वर नाथ रेणु जी जो है वह अपने प्रथम उपन्यास मैला आंचल से ही व्यापक चर्चा का विषय बन गए थे। दोस्तों यह जो उपन्यास है वह रेणु जी का प्रथम उपन्यास है और इस एक उपन्यास को ही लिखकर रेणु जी चर्चा के विषय बन गए थे, बहुत ही चर्चित हो गए थे। हिंदी उपन्यास साहित्य में जिन चंद कथा कृतियों ने युगांतर उपस्थित किया, मैला आंचल उन्हीं में से एक है। सन 1954 से 55 में इस उपन्यास का प्रकाशन एक घटना की तरह था और इसकी कथा भूमि उत्तरी बिहार का पूर्णिया अंचल है और कथा काल आज़ादी के कुछ बरस बाद का है। तो दोस्तों ये जो है घटना जो है इसमें हम देखते हैं कि यह जो कथा कही गई है वह बिहार क्षेत्र को लेकर कहा गया है और बिहार क्षेत्र का पूर्णिया अंचल से यह जो कथा है वह संबंधित है। लेकिन आपको केवल उसी अंचल से संबंधित है यह नहीं समझना है, इसके द्वारा सभी जो आंचलिक क्षेत्र हैं, भारत के जितने भी आंचलिक क्षेत्र हैं, उसको रेखांकित करने का प्रयास यहाँ पे किया गया है। ये जो कथा काल है वह आज़ादी के कुछ बरस बाद का काल है, लेकिन इसकी जो पृष्ठभूमि है वह लगभग 1942 के पृष्ठभूमि को लेकर इस उपन्यास को शुरू किया गया है। एक सामाजिक और राजनीतिक चेतना संपन्न लेखक की हैसियत से रेणु जी ने यहाँ उस परिवर्तन को बड़ी बारीकी से चित्रित करते हैं जो आज़ादी के फलस्वरूप गांव में आया है और जो सिर्फ परिवेशगत ही नहीं है बल्कि भीतरी व्यक्ति के मनोजगत में भी घट रहा है। तो रेणु जी ने उस आज़ादी के बाद आई स्थिति को रेखांकित करने का प्रयास किया है, जो भौतिक रूप से नहीं सभी व्यक्ति के मानसिक रूप से सभी को प्रभावित कर रहा है, उसको निकालने का इन्होंने प्रयास किया है। तो इसके लिए लेखक ने लोक संस्कृति, लोक विश्वासों और लोगों के जीवन क्रम पर पड़ने वाले प्रभाव को गहरी आत्मीयता से उकेरा है। इसका समूचा जो कथावृत्त है वह अपनी रोचकता और मार्मिकता में व्यापक लोक रूपों को आत्मसात किए हुए है। वस्तुतः रेणु की आंचलिक संलग्नता, उनकी रागात्मक कथा दृष्टि, रचनात्मक भाषा शैली इस उपन्यास के पात्रों और परिवेश को पाठकीय अनुभव का जीवंत और अविस्मरणीय अंग बना देती है। दोस्तों इस उपन्यास को आप जैसे ही पढ़ते जाएंगे इसके कथासार को, तो आपको बहुत ही रोचक और मार्मिक लगने लगेगा। आपको लगेगा कि मैं एक मूवी देख रहा हूँ, आपका एंटरटेनमेंट भी होता रहेगा और इसमें जो है रचनात्मक भाषा शैली भी बहुत ही अच्छे तरीके से प्रयोग हुआ है। इसमें उर्दू का शब्द, आंचलिक भाषा का शब्द, इन सभी का प्रयोग किया गया है, जिससे जो पाठक
जो पढ़ते हैं उनका अनुभव जीवंत और अविस्मरणीय अंग बन जाता है। रेणु ने मैला आंचल में आंचलिक उपन्यासों की सभी विशेषताओं के साथ साथ व्यापक सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य को भी छुआ है। तो एक आंचलिक उपन्यास के जितने भी गुण होते हैं उन सभी को इन्होंने इस उपन्यास मैला आंचल में उकेरा है और सभी प्रकार से सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य को भी ये इन्होंने इसमें रेखांकित किया है और अपने से पूर्व की परिपाटी जिसके तहत नायकत्व को महत्वपूर्ण स्थान हासिल था इसको तोड़ा। अर्थात इस मैला आंचल उपन्यास में आपको कोई भी एक सेंट्रल जो व्यक्तित्व है वो आपको नहीं मिलेगा, एक नायक नहीं मिलेगा। इसके स्थान पर इन्होंने अंचल विशेष मेरीगंज गांव को ही नायकत्व प्रदान कर दिया गया है। ठीक है, तो इन्होंने नायक को, एक व्यक्ति को नायकत्व न देकर इन्होंने मेरीगंज गांव को प्रमुख तत्व, यहाँ पे प्रमुख नायकत्व प्रदान किया है। फलतः इस कारण इस उपन्यास की चर्चा बहुत ही जोरों शोरों से हुई। तो मैला आंचल की एक विशेषता जो अपना अलग महत्व रखती है यह है रेणु उपन्यास की भूमिका में स्पष्ट घोषणा करते हैं। तो वे इस उपन्यास की भूमिका में लिखते हैं कि यह है मैला आंचल, एक आंचलिक उपन्यास। इसमें फूल भी हैं, शूल भी, धूल भी हैं, गुलाब भी, कीचड़ भी है, चंदन भी, सुंदरता भी है, कुरूपता भी। मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया। यहाँ स्वयं रचनाकार ने पहली बार एक आलोचक का भी कर्तव्य वहन किया है। तो उन्होंने अपने उपन्यास को आलोचनात्मक दृष्टि से भी एक प्रकार से भूमिका में लिख दिया है। तो मैला आंचल के प्रकाशन के बाद इसकी प्रथम समीक्षा जो की वो हैं आचार्य नलिन विलोचन शर्मा जी, और इन्होंने इनकी प्रथम समीक्षा की और जो अप्रैल 1955 में आलोचना मैला आंचल की समीक्षा शीर्षक से इन्होंने अपनी पुस्तक को प्रकाशित किया। यदि मैला आंचल एक अमर उपन्यास है तो यह समीक्षा भी एक अमर समीक्षा है जो अद्यावधि तक प्रासंगिक है। आचार्य नलिन विलोचन शर्मा जी जो हैं वे मैला आंचल को गोदान के बाद हिंदी का दूसरा श्रेष्ठ उपन्यास मानते हैं। मैला आंचल एक ऐसा सौभाग्यशाली उपन्यास है जो लेखक की प्रथम कृति होने के बाद भी उसे एक ऐसी प्रतिष्ठा प्राप्त करा देती है कि वह चाहे तो फिर कुछ और न भी लिखे, ये एक ही जो रचना है वह उसके प्रसिद्धि के लिए काफ़ी साबित हो जाती है। अब चलिए दोस्तों हम आते हैं मैला आंचल उपन्यास की कथा सार या कथा वस्तु में। तो जो मैला आंचल है यह एक वृहद काव्य उपन्यास है। इसमें कुल मिलाकर 67 परिच्छेद है और यह जो उपन्यास है इसमें 2 खंड हैं। इसमें प्रथम खंड अपेक्षाकृत अधिक लंबा है जिसके अंतर्गत 44 परिच्छेद है, जबकि दूसरे खंड में मात्र 23 परिच्छेद हैं। तो इस तरह से 67 परिच्छेदों में विभक्त मैला आंचल की कथा वस्तु के सूत्रों को जोड़ना अपेक्षाकृत एक कठिन कार्य ही है, क्योंकि रेणु जी ने प्रत्येक परिच्छेद के अंतर्गत एक नवीन कथा का तंतु को उठाया है। तो आप जैसे जैसे इसको पढ़ते जाएंगे आप देखते जाएंगे कि हर परिच्छेद में आपको एक नई कथा की बुनावट देखने को मिलती है। तो इन 67 परिच्छेदों को दोस्तों मैंने 3-4 भाग में लाने का प्रयास किया है, जिससे आप ये पूरा जो उपन्यास है उसको बहुत ही बारीकी से इसको देख सकें। तो मैला आंचल आंचलिक उपन्यासों की विधा में एक महत्वपूर्ण उपन्यास है। देखिए जो मैला आंचल है वो आंचलिक उपन्यास में मील का पत्थर है। आंचलिक उपन्यास में ये क्या है, प्रथम उपन्यास यह माना जा सकता है जिसकी कथा वस्तु बिहार राज्य के पूर्णिया जिले में घटित घटनाओं से संबंधित है
और इस संबंध में मैला आंचल के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु के निम्नांकित उद्गार अवलोकनीय हैं। रेणु जी कहते हैं कि पूर्णिया, अर्थात उन्होंने पूर्णिया जिले को ही क्यों एक प्रकार से इस मैला आंचल में नायकत्व प्रदान किया, तो वे अपने शब्दों में कह रहे हैं कि पूर्णिया बिहार राज्य का एक जिला है और इसके एक ओर है नेपाल, दूसरी ओर पूर्वी पाकिस्तान अर्थात आजकल का बांग्लादेश और पश्चिमी बंगाल। तो विभिन्न सीमा रेखाओं से इसकी बनावट जो है मुकम्मल हो जाती है। और जब हम दक्षिण में संथाल परगना और पश्चिम में मिथिला की सीमा रेखा खींच देते हैं, तो मैंने इसके एक हिस्से के एक ही गांव के पिछड़े गांवों को प्रतीक मानकर, है ना, इन्होंने क्या किया है, एक ही गांव को पिछड़े गांव का प्रतीक माना है। अर्थात वे इस गांव के माध्यम से अन्य सभी गांवों को दर्शा रहे हैं, बता रहे हैं। तो गांवों का प्रतीक मानकर इस उपन्यास कथा का क्षेत्र बनाया है। तो यह जो उपन्यास है प्रथम खंड तथा दूसरा खंड नाम से खंडों में बटा हुआ है और इसकी कथा वस्तु पर संक्षेप में हम आगे प्रकाश डाल रहे हैं। तो प्रथम खंड में हम देखते हैं, प्रथम खंड में 44 परिच्छेद हमें इस उपन्यास में मिलते हैं। परिच्छेद मतलब 44 अध्याय में प्रथम खंड को बांटा गया है। इन परिच्छेदों में कृतिकार ने उपन्यास की कथा वस्तु के विभिन्न प्रसंगों को नियोजित किया है। इन परिच्छेदों में वर्णित घटनाओं का सार है। तो हम पहले परिच्छेद को देख रहे हैं। इस परिच्छेद तथा उपन्यास की कथा वस्तु का जो आरंभ है वह 1942 के स्वतंत्रता संग्राम पृष्ठभूमि से संबंधित है और इस घटना की सूचना देते हुए नाटकीय ढंग से इसकी सूचना हमें दी गई है। तो दोस्तों यह 1942 के स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि से संबंधित है। इसमें बताया जा रहा है कि गांव में यह खबर तुरंत बिजली की तरह फैल गई कि मलेटरी ने बहरा चेंथरू को गिरफ्तार कर लिया है और लोबिन लाल के कुएं से बाल्टी खोलकर ले गए हैं। तो प्रस्तुत घटना का स्पष्टीकरण करते हुए रेणु ने दिखाया है कि सन 1942 के जन आंदोलन के समय यह जो गांव है मेरीगंज, यद्यपि फौजियों का कोई नई उत्पाद नहीं हुआ था और न ही आंदोलन की लहर इस गांव तक पहुंच पाई थी, फिर भी इस घटना के द्वारा बताने की कोशिश की गई है कि जिले भर की घटनाओं की सूचनाएं अफवाहों के रूप में यहाँ पहुँचती रहती थी। पहुँचने वाली अफवाहें प्रायः इस प्रकार की होती थी, जैसे गोरे सिपाही किसी मोदी की लड़की को उठाकर ले गए, अतः सिख और गोरे सिपाहियों में इस बात को लेकर गोली चल गई। अब इस गांव की बारी आई है, दुहाई माँ काली, दुहाई बाबा लरसी। इस तरह से हमें दिखाई देती है। मालिक टोला के तहसीलदार रहते हैं विश्वनाथ प्रसाद और ये जो हैं पूर्वोक्त बाल्टी संबंधी घटना को सुनकर सोचने लगे कि बाल्टी चोरी किसने की होगी। घटना में हमने देखा कि ये जो खबर है वह क्या है, बिजली की तरह फैल गई थी कि बहरा चेंथरू को गिरफ्तार कर लिया और लोबिन लाल के कुएं से बाल्टी खोल कर ले गए। तो इसी को जो है वह जो है कौन, ये जो तहसीलदार है ना, वो सोच रहा है कि ये बाल्टी क्यों चोरी कर दिया गया, बाल्टी को किसने चोरी की होगी। तो इसके सर्वथा विपरीत राजपूत टोली में इस घटना ने यह रूप धारण कर लिया था। अब देखिए, एक मालिक टोला है और दूसरा है राजपूत टोली। तो ये सभी क्या है, एक गांव के जो पारा रहते हैं, मोहल्ला रहते हैं, इसको टोला और टोली का नाम यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है। कायस्थ टोली के विश्वनाथ प्रसाद, ये कौन सी टोली के हैं, कायस्थ टोली के हैं। ठीक है।
तो कायस्थ टोली के विश्वनाथ प्रसाद और ततमा टोली के बिरंची को मिलिट्री के सिपाही पकड़कर ले गए। ठाकुर रामकृपाल सिंह बोले, इस बार तहसीलदारी का मजा निकलेगा, जरूर जमींदार का लगान वसूल कर खा गया है, अब बड़े घर की हवा खाएंगे बच्चों। तो इस तरह से ये बात फैल जाती है, कहाँ पे, ये राजपूत टोली में यह बात फैल जाती है। तो यही खबर जब गांव की यादव टोली में पहुंची तो उन्होंने उनका सारा दोष बलिया उर्फ बालदेव के सिर मढ़ते हुए उसे गिरफ्तार कर दिया कि जो सब चीज़ हुआ उसका जिम्मेवार कौन है, बालदेव है। तो सारा दोष कौन लगाए, यादव टोली के लोग लगाए। तो यादव टोली के लोग कहने लगे कि हमने पहले से ही कहा था कि एक दिन सारे गांव को बंधवाएगा। जब यह घटना गांव के विभिन्न वर्गों के लोगों में नाना रूपों में फैल रही थी, तभी जो तहसीलदार है विश्वनाथ प्रसाद 1 सेर घी, 5 सेर बासमती चावल और 1 खस्सी बकरा लेकर मिलिट्री वालों को डाली पहुंचाने जाते हैं और बिरंची को यह ताकीद अर्थात आग्रह करते हैं कि डाली में खर्च हुए 50 रुपयों को वह अपने टोले और लोबिन के टोले से एकत्र करके उसके पास पहुंचा दे। उपन्यासकार ने आगे दिखाया है कि जब तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद डाली का सामान लेकर बाग में पहुंचे तो उन्हें बाग में ठहरे लोगों से ज्ञात हुआ कि वह मिलिट्री से संबंधित नहीं है, अपितु डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के आदमी हैं। तो जब वह बाग में पहुंचा तो पता चला कि मिलिट्री वाले अर्थात अंग्रेज अधिकारी नहीं आए हैं, है ना, कौन आया है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के आदमी आए हैं। वह सोच रहा था कि मिलिट्री वाले होंगे, इस कारण वह क्या है, सब चीज़ इंतजाम करके वहाँ पहुँचा था। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के आदमी थे वे पूर्णिया में एक मलेरिया सेंटर बनाने के संदर्भ में वहाँ पे आए थे। वे बताते हैं कि इस बाग की ज़मीन बहुत पहले मार्टिन साहब द्वारा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को दी जा चुकी है और इसी समय राजपूत टोली और यादव टोली के लोग भी बाग में आ जाते हैं। यादव टोली के लोग तो बालदेव के हाथ और कमर में रस्सियां बांधकर हो हल्ला मचाते हुए आए थे और यादव टोली के लोगों को आशा थी कि बालदेव फरार सुराजी कांग्रेसी है, अतः उसको पकड़वा देने पर गोरे साहब लोग प्रसन्न होकर 2-4 हज़ार रुपये इनाम में दे देंगे। तो ये लोग भी सोच रहे थे कि मिलिट्री वाले आए हैं और हम बालदेव को पकड़ा देंगे तो वो हमें पैसा दे देंगे, लेकिन उन्हें इनाम मिलने के स्थान पर फटकार सहनी पड़ी। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के साहब ने जब यह पूछा कि इसे यहाँ बांधकर क्यों लाया है, तो उन लोगों का उत्तर था, वे लोग बोलते हैं कि हुजूर यह सुराजी बालदेव गोप है, 2 साल जेल खटकर आया है, इस गांव का नहीं चन्नपट्टी का है, यहाँ मौसी के यहाँ आया है, खद्दड़ पहनता है, जय हिंद का बोलता है। तो इस तरह से वह सभी को बताते हैं, किसको, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से जो आया है साहब उसको। तो साहब के किरानी अर्थात लिपिक ने जो बालदेव से परिचित था बताया कि यह रामकृष्ण कांग्रेस आश्रम का कार्यकर्ता है साहब और बड़ा बहादुर है। अभी तक इस तरह से उन्होंने बता दिया, किसके बारे में, बालदेव के बारे में। अभी तक ठाकुर रामकृपाल सिंह को इस तथ्य से बड़ी कुढ़न हो रही थी कि तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद जो है साहब लोगों की ज़मीन की पैमाइश करने में सहायता करते हुए उनसे घनिष्ठता बढ़ा रहे थे, जबकि वह उपेक्षित से खड़े थे। तो ठाकुर रामकृपाल सिंह जो ठाकुर टोले से संबंधित है ना, और विश्वनाथ प्रसाद सिंह जो कायस्थ टोले का प्रमुख है, ये दोनों एक दूसरे से कुड़ते हैं, चिढ़ते हैं। और तो रामकृपाल सिंह चिढ़ रहा है कि जो साहब हैं वो तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद सिंह के साथ हैं। तो इसलिए उन्होंने एक बार अवसर पाकर, किसने, रामकृपाल सिंह ने साहब को सलाम ठोकते हुए अपना परिचय दिया
और यह आग्रह किया कि उन्हें भी किसी प्रकार का सेवा का मौका दिया जाए। तो साहब ने हंसते हुए कहा कि उन्हें तो सेवा की आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, गांव में जो मलेरिया सेंटर खुल रहा है उसमें वह सहयोग दें। तो इस तरह साहब ने उसको कहा। जाते हुए बताया साहब ने कि 7 दिन के अंदर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का मिस्त्री आ जाएगा। वे सभी लोग बांस, खड़, सुतली और अन्य आवश्यक चीज़ों का इंतजाम कर देंगे। तहसीलदार साहब बालदेव और राम कृपाल सिंह ने हाथ जोड़कर इस तथ्य से सहमति व्यक्त कर दी। तो बालदेव और राम कृपाल सिंह जो है वे सहमति व्यक्त कर देते हैं। बालदेव कुछ दूर तक साहब की गाड़ी के साथ उन्हें छोड़ने के लिए गया और उसने लौटकर बताया कि ये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के बंगाली ओवरसियर अर्थात पर्यवेक्षक है, जिनका नाम है प्रफुल्ल बनर्जी, और उनका किरानी का नाम है अर्थात उनके लिपिक का नाम है जित्तन बाबू, और ये जो पहले कांग्रेस के ऑफिस में किरानी का काम करते थे। तो इस तरह से पहला परिच्छेद कंप्लीट हो जाता है। दूसरे परिच्छेद में आते हैं। इस परिच्छेद का जो आरंभ है वह पूर्णिया जिले में स्थान स्थान पर बनी नील की कोठियों के वर्णन से किया गया है। मेरीगंज भी एक ऐसा ही गांव है जहां रौतहट स्टेशन से 7 कोस पूर्व की ओर बूढ़ी कोसी नदी को पार करके जाना पड़ता था। तो 7 कोस पार करके जाना पड़ता था। एक कोस में 4 किलोमीटर होता है, तो 7 चौक 28 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती थी। उपन्यासकार ने लिखा है कि लगभग 35 वर्ष पूर्व जब W.G. मार्टिन ने उस गांव में नील की कोठी की नींव जमाई थी, तभी आसपास के गांव में ढोल पिटवाकर इस तथ्य की घोषणा करा दिया था कि आज से इस गांव का नाम क्या हो गया, मेरीगंज हो गया। यदि कोई व्यक्ति उस गांव के पुराने नाम का भूल से भी नाम लेता था तो साहब उसे कोड़ों से पिटवाता था। हाँ, मार्टिन साहब जब अपनी परी सी सुंदर पत्नी को कलकत्ता से मेरीगंज लाए तो 1 सप्ताह बाद ही वह जड़ैया बुखार अर्थात मलेरिया से जो है वह पीड़ित हो गई, और मेरीगंज में उचित इलाज नहीं होने के कारण 3 दिन बाद जब पूर्णिया से सिविल सर्जन को लाया गया तो उसके आने से पहले ही जो साहब की पत्नी थी, मार्टिन की जो पत्नी थी जिसका मेरी नाम था, वह चल बसी थी। तो इस घटना के फलस्वरूप मार्टिन ने मेरीगंज में पोस्ट ऑफिस के पूर्व डिस्पेंसरी अर्थात औषधालय खुलवाने पर जोर देना आवश्यक समझा। वह इलाके के संबंधित अफसरों से इस मामले में मिला और डिस्पेंसरी के लिए अपनी ज़मीन की रजिस्ट्री करा दी। उन्हीं दिनों जर्मनी में कोयले से नील बनाने की पद्धति का आविष्कार हो गया, जिससे इस गोरे साहबों की नील की जो कोठियाँ थी वो क्या हो गई, बंद हो गई। अब कोठियों के बंद हो जाने से मार्टिन ने तो इस दोहरे आघात के कारण विक्षिप्त हो गया और अंततः रांची स्थित पागल खाने में उसकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से मेरीगंज के लोग मार्टिन की नील की कोठी को भूतहा कोठी कहने लगे और उनमें यह विश्वास घर कर गया कि जो कोई भी उस कोठी की ओर जाता है वह जीवित नहीं लौटता है। अब बात करते हैं मेरीगंज की। तो मेरीगंज में सभी जातियों के लोग रहते थे। वहाँ के राजपूतों और कायस्थों के मध्य पुश्तैनी मनमुटाव चला रहा था। मेरीगंज में ब्राह्मणों की भी संख्या कम थी। हाँ, वे तृतीय शक्ति का काम करते थे। बाद में कुछ दिनों से गांव का यादव दल भी जोर पकड़ने लग गया था। तो आपको इन बातों से पता चल गया होगा कि मेरीगंज में किन किन जात धर्म के लोग हैं, है ना। पहला है राजपूत, दूसरा है कायस्थ, तीसरा है ब्राह्मण और चौथा है यादव। ठीक है। तो यदुवंशी क्षत्रियों द्वारा जनेऊ लेने के बाद भी गांव के जो राजपूत ने उन्हें मान्यता नहीं दी थी। तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद जो है वे कायस्थों की ओर से एक बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं।
तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद जो है 1000 बीघा जमीन के मालिक थे, ठीक है। और गांव की अन्य बस्तियों के लोग उनके मोहल्ले को मालिक टोला कहते थे, ठीक है। अर्थात कायस्थ टोली को हम क्या बोलते हैं, मालिक टोला के नाम से भी वे लोग जानते थे। और जब राजपूत टोली के लोग, जो राजपूत टोली के लोग हैं उसको कैथी टोली कहते थे, कैथ टोली कहते थे, ठीक है। मालिक टोला को वो क्या बोलते थे, राजपूत टोली के लोग कैथ टोली। राजपूत टोली के मुखिया जो थे वे राम कृपाल सिंह थे, ठीक है। देखिए, कायस्थ टोली के जो प्रमुख है वो विश्वनाथ प्रसाद सिंह हैं और राजपूत टोली के जो मुखिया है वो राम कृपाल सिंह हैं। इनके परदादा महारानी चंपावती की स्टेट के सिपाही थे। तो इनके परदादा क्या है, महारानी चंपावती के सिपाही थे। तो महारानी काशी जाने से पूर्व इनके जो दादा थे उनके नाम पर, दादा के नाम पर 300 बीघा जमीन छोड़कर चली गई थी। इसी कारण कायस्थ टोली के लोग राजपूत टोली को सिपहिया टोली भी कहते थे, ठीक है। तो हमें दो नाम मिल गए, मालिक टोली को कैथ टोली भी कहा जाता था और राजपूत टोली को सिपहिया टोली कहते थे। अब यादव टोली के मुखिया जो थे वे कौन थे, उसका नाम है खेलावन। यादव टोली के मुखिया का नाम क्या है, खेलावन। आरंभ में ग्वाला अर्थात पहले पशु चराते थे, है ना, गाय भैंस, किंतु बाद में 150 बीघा जमीन इसके पास हो गई। 1 बीघा का 0.62 एकड़ होता है दोस्तों, तो लगभग 92-93 एकड़ का ये क्या है, जमीन का मालिक हो गया और यादव टोली का प्रमुख हो गया खेलावन। अब एक बात आप नहीं जानते होंगे, पूरे मेरीगंज गांव में पढ़े लिखे लोगों की संख्या केवल 10 थी, केवल 10 लोग पढ़े लिखे थे, जबकि नए पढ़ने वालों की संख्या 15 थी।